अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड हैं, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा ले और रिजल्ट्स ले, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी, और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है, और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर, हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रिजोल्यूशंस की बात भी की, कई पार्टियों ने की। रेजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रेजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाजें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख़्ख़ुस मानते थे, वो तशख़्ख़ुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख़्ख़ुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुआइयाँ दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नज़र में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को
पसंद आए वो हम उनको एक सामने रखेंगे। फिर हम सबको जुट जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोजमर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो हैं। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है। हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है। ना उनको CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाज़त है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूं कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जिनको छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे अपनी पार्टी को, इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट्स बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहे, बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया। और आप देखते हैं एक खदशा जो हमने रिसेंटली जाहिर किया और हमने तमाम पार्टीज को गुजारिश की थी कि हमारा साथ दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लीड करेंगे, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी आने वाली स्टेट और बनने वाली स्टेट को बिल्कुल विदाउट पावर बनाया चीफ मिनिस्टर को, उनके इख्तियारात आप ले रहे हैं, वो एक पपेट होगा LG के हाथ में। उसके लिए ज्यादा पेशरफ नहीं हुई बाकी पार्टीज की तरफ से। हमने सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी साथियों को भी गुजारिश की थी। इस वक्त हमें सब लोगों की सोचने की जरूरत। बहरहाल लोगों को शायद उसमें इत्मीना नहीं हुई, वो बात नहीं पलट पाई। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन में तमाम पार्टी के हदूद से बालातर होकर इस बात की जरूर तवज्जो दी है, जहां नौजवानों का मसला है, जहां ड्रग्स का मसला है और स्टेट की एम्पावरमेंट का मसला है। तो इसके आगे हम आपको बाद में काफी भी देंगे। छोटी छोटी 2-3 बातें, मैं आपका वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, जहां पर आप एक्सप्लेनेशन चाहे वो भी मैं कहूंगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिड्यूसल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन, और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हों चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये उनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पर रहन सहन पर इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ एक कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाकायदा कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ बाइस गवर्नमेंट भी हम इसमें
इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुलाजिमों का बहुत जोर है, वो बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। फारिस एक्ट जो सारे हिंदुस्तान में फारिस एक्ट हुआ है वो वहां पे एसटी कैटेगरी के लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन हम उसमें ये भी चाहते हैं कि एसटी कैटेगरी के अलावा जो लोग नॉन एसटी हैं, जो जंगलाती इलाकों में रहते हैं, उन तक भी ये एक्सटेंड होना चाहिए फारिस एक्ट। डेटिनीज के बारे में मैंने जिक्र किया, ये डिटेल नोट आपको मिलेगा। हम ये चाहते हैं जो बाहर के जेलों में है वो वापस आए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा हीनियस क्राइम्स है उनको छोड़ा जाए, जिनके खिलाफ मामूली एफआईआर है और लेकिन अभी तक भी उनको 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के दिन पे, 15 अगस्त को थानों में 3 दिन 4 दिन यात्रा के दिनों पे उनको बुलाया जा रहा है, वो खत्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यात्रा के रोज हर जगह तलाशी, गाड़ी रोको, हमारा खुशामदीद है यात्रियों को, हम उनके मुहाफिज हैं, सरकार भी उनकी मुहाफिज है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ लोकल्स। उनको भी एक टूरिज्म रिलेटेड एक माहौल बनाने की जरूरत है। आगमुट कार्डर जो इन्होंने बनाया है बहुत से यूटीज और स्टेट्स को मिलाकर, जिससे हमारे आगमुट के ये ऑफिसर जो हैं वो एट द बैक एंड कॉल ऑफ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर्स रहते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में कोई रोल नहीं अदा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस का जो कार्डर था वो पहले ही की तरह यहाँ पे कायम हो। हम ये भी उम्मीद करके आप और हम सब लोग मिलकर स्टेबिलिटी की तरह, पुख्ता स्टेबिलिटी की तरह, ये नहीं कि हम स्टेबिलिटी चाहेंगे खाली इलेक्शंस में, स्टेबिलिटी चाहे अपनी कामयाबी के, नहीं। वी हैव सीन ए वेरी डिजास्टर्स पीरियड ऑफ मोर देन 40 ईयर्स। हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे अब आपसे मिलकर हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पे माहौल पैदा कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर के पावर्स का मैंने पहले ही जिक्र किया। आने वाला चीफ मिनिस्टर आज के कानून के मुताबिक कोई ताकत नहीं रखता होगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। पावर सप्लाई का बहुत ही यहाँ मसला है। 2 साल से न सर्दी में पानी मिलता है, पावर मिलता है, न विंटर में पानी मिलता है। रेट 200, 400, 1200, 1500, जहाँ मीटर्स नहीं है वहाँ 1500 भी टच कर गई। और मीटर एरियाज में स्मार्ट मीटर्स का जहाँ पे वादा था वहाँ पे भी बिजली की दिक्कत है। तो हम ये दिक्कत को दूर करना चाहेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा वो कैसे दूर होगी। लेकिन इसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि हम गर्मी के दिनों में जम्मू वालों को 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे और कश्मीर वालों को सर्दी में 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे। बिजली की सप्लाई को लेकर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट NHPC वगैरह के पास है, उन्होंने बहुत फायदा उठाया और जो उनकी उसमें इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन उन्होंने खत्म कर दी है। हम चाहें कि हम उनसे वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हाइडल प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, जो हमारे पानी से बनते हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो मुझे लगता है हमारी कोई दिक्कत नहीं है और हम पावर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, ये आप हमारे फिर ये PDF में जो हम देंगे, इसमें शायद आगे पीछे ये होगा, पानी का साफ सुथरा पानी हमें मिल नहीं रहा। हर जगह पानी फिल्टर आपको मिल नहीं रहा। बहुत सी जगह जहाँ पानी है नहीं, लेकिन सरकार भी मीटर लेकर आई है। हमारी ये ख्वाहिश है कि अभी मीटर लगाने से पहले पानी की सप्लाई को दुरुस्त भी किया जाए, रेगुलर भी किया जाए। उसके बाद जब लोग सेटिस्फाइड होंगे, पानी ठीक मिलता है, तो टाइम बीइंग मैं चाहता हूँ वाटर जो मीटर्स हैं वो डेफर किए जाएंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट का अल्लाह का करम है, पिछले 2-3 साल से टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन एक हेफाजत मैनर में बढ़ रही है। जो हमारी पुरानी जो मशहूर जगह हैं, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ ऐसी खूबसूरत जगहें हर इलाके में, बंगस में है, यहाँ पीर पंचाल में है, डोडा में है, अनंतनाग के इलाके में, कोकरनाग के इलाके में, दोदपथरी, बहुत सी ऐसी जगह हैं। वहाँ एक टूरिज्म फुटफॉल बढ़ेगा और हमारे नौजवान उसी के साथ जुड़ जाएंगे। वो सिर्फ सरकारी काम में नहीं बल्कि और कामों में भी जुड़ जाएंगे। उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान मैनर में हिस्टोरिकल जगहों को, बल्कि उसके साथ हम चाहते हैं जिस तरह माता वैष्णो देवी में जम्मू का है तो वहाँ एक टूरिस्ट सर्किट बनता है पिलग्रिमेज का। हम चाहते हैं यहाँ भी वादी में, खासकर शहर श्रीनगर में जहाँ हमारी जियारतें हैं, खानका मोहल्ला है, चार शरीफ है, यहाँ पे हमारे स्थापन है हिंदू के, दुर्गा नाग है, और ऊपर है
क्या कहते हैं इसको, शंकराचार्य है, एक ऐसे सर्किट बने जहां लोग शामिल भी हो जाएं और उनके लिए तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे ठीक ठाक हो। यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही कहा, हमारे पास रिपोर्टेडली वे हम लोग एक्सेस टू द गवर्नमेंट पेपर्स में सुनने में आया कोई लाख से ऊपर जॉब्स हैं। अगर हम सरकार में आए तो 6 महीने का हम वादा करते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर हम जॉब्स फास्ट ट्रैक बेस पे वो करेंगे। और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स का एक बिल्कुल होगी कॉर्पोरेशन कि जितने बच्चे जाएंगे वो दे शुड नॉट फील इनसिक्योर, आज प्राइवेट नौकरी में जाएंगे कल कोई निकालेंगे, उसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक से बच्चे जज्ब हो सकें। और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है जिनमें ऊपर मैंने जिक्र किया, उसमें चूंकि बहुत से मुलाजिम बाहर के हैं, हम चाहते हैं कि 80% जॉब्स हमें यहाँ मिल जाए। मेट्रो सर्विस जिस तरह बड़े बड़े शहरों में आ रही है, हम चाहते हैं जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मेट्रो सर्विस हो जाए। इसके बाद गवर्नमेंट के पास एक मीगर अमाउंट होता है जो डेस्टिट्यूट्स को मिलता है, ऑर्फन्स को मिलता है 1000 रुपए का। अगर हम हुकूमत में आए तो हम उसको सीधा 5000 रुपए करना चाहते हैं। और LPG सब्सिडी जो है वो हमने 4 सिलेंडर्स BPL और AA कैटेगरी के लिए हर साल मुफ्त देने का इरादा रखते हैं। और बहुत से ऐसे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं, हमारा अंदाज़ा 70,000, जहाँ पे मेडिकल, HDFC, PHE, PDD, रोड्स और बहुत से दफातर हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कहीं को ऑर्डर नहीं है, कहीं कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन सरकारी ड्यूटी वो दे रहे हैं। तो इस सारे को हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि ये 60,000 घर मुस्तफीद हो जाएं। आगे जो कवानीन गवर्नर के बने हैं, डेली रिटर्न वर्कर कहाँ पर लगा, मुलाजिम कहाँ लगा, क्या कवानीन होंगे, लेकिन ये लग गए हैं वक्तन फवक्तन, किसके हाथ से लग गए, इनका लटकाना ठीक नहीं है। ये पैसा भी लेते हैं, मर मर के लेते हैं और इनकी सारी जिंदगी एंड ऑफ द रिटायरमेंट पर होती है। ये सारे डिपार्टमेंट्स, हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट चूक गया हो, लेकिन आपके पास आ जाएगा तो ये जरूरी होना चाहिए। सरकारी जिस तरह स्कूल होते हैं, मॉडल स्कूल, हम चाहते हैं एक पैटर्न पर कम से कम हर तहसील में एक ऐसा मॉडल स्कूल हो जो प्राइवेट स्कूल को compete करे, ताकि रागिब हों प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे स्कूल बनाने के जैसे हमारे बच्चे कम्पिटेटिव स्कूल्स में आ जाए, और ये मॉडल स्कूल हम हर जगह लाएंगे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, इसमें हमें 2 साल से अखरोट, सेब और बादाम को झटका लगा है। इसकी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से और बाकी ममालिक से एप्पल भी इंपोर्ट किया, वालनट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है ये लाना जरूरी है, लेकिन उन पे ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि कश्मीर का जो हमारा जम्मू कश्मीर का फ्रूट है वो कम्पिटिटिव तौर पे मार्केट में उतर जाए। अदरवाइज हम इस साल जो बैठे हैं अखरोट वाले और सेब वाले, उनको बहुत ही दचका लगा है। इसके साथ साथ जो एंटी हेल नेट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, बाकी चीजें हैं, वो चाहते हैं कि हम तहसील लेवल पर, हर तहसील लेवल पे रूरल एरियाज में वो रखें ताकि हार्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से उभर आए। केरोसिन जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है और शहर में भी कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गवर्नमेंट ने बंद किया है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि केरोसिन की सप्लाई भी रेस्टोर हो जाए। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉलेजेस ही नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, कुछ एरियाज भी है, उसके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके पे कॉलेजेस का कायम होगा। और मिनिमम वेज एक्ट जो है वो भी लागू नहीं हो रहा और मुलाजिमों को कहीं पर सैलरीज में अंतर है, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हम यूनिफॉर्म रेट पर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राशन में जो रिडक्शन हुआ था कोटा में, उसको हम NFSA प्रोविजन के अलावा 5 kg जो राशन मिलता है शहर और गांव में, उसको हम 10 kg करना चाहते हैं। और जिसके साथ साथ हम शुगर और केरोसिन भी राशन कार्ड्स पे देने का इरादा रखते हैं। IT पार्क हर जिले में कायम होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में कायम होंगी। और टूरिज्म प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्टर जो हमारे नौजवान हैं, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है, जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो उसमें जानना चाहते हैं, उसमें एक नई तरतीब दी जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत से ऐसे एरियाज है, खासकर रूरल एरियाज में, जहां हमारी बैंक ब्रांचेस नहीं है, हम बैंक ब्रांचेस वहां पहुंचाना चाहते हैं। और हॉस्पिटल्स का एक बड़ा मसला है, हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ 3-4 हैं, जैसे सोरा है, SMHS है, शीरीन बाग है, LD है, बोन एंड जॉइंट है,
लेकिन इतना थ्रस्ट है, खासकर गाँव से यहाँ लोग आ जाते हैं और सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है। उससे श्रीनगर के लोग भी सफ़र करते हैं, गांव वालों को भी टाइम नहीं मिलता है और डॉक्टर्स की भी शिकायत रहती है। हम चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बोन जॉइंट हॉस्पिटल हो, हम चाहते हैं हर तहसील में ऐसे हॉस्पिटल्स हों जो फुल्ली कैटर कर सके, चाहे वो CCH लेवल के हों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हों, रेफरल्स कम हों ताकि ये भी यहाँ इत्मीनान से इलाज अपना करा सके जो भी पेशेंट्स यहाँ टेरिशरी केयर में पहुँचते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिस वक्त हुए, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बने, जिस वक्त तहसील बने, जिस वक्त कोर्ट बने, उस वक्त जल्दी में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे इसके असेंबली के यूनिट्स में बने, ये इस वक्त एट रैंडम और जल्दी से बने जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कई जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर है लेकिन उसका दूसरा हेडक्वार्टर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम एक ये चाहते हैं कि हम नए से नई क्रिएशन करें, जहाँ पर ये तहसील नहीं है, नया पे नहीं है, वो दे और इनको को टर्मिनस बनाए, रेवेन्यू हल्कों को, पंचायत हल्कों को, इनको को टर्मिनस बनाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो। और इसके साथ साथ कोर्ट्स भी जो हैं, इस तरह बाहर की अदालतों में अच्छे तरीके हैं, इसके सोशल मीडिया वगैरह वो कर लेंगे। KCC लोन्स का बहुत एक बड़ा मसला है यहाँ पे, खासकर रूरल एरियाज में, चूंकि मिलिटेंसी थी 5 अगस्त के बाद भी लोगों ने ठीक किया और KCC लोन्स है लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इनको वन टाइम वेवर करना चाहते हैं जो KCC लोन जिम्मेदारों को। ट्राइबल हॉस्टल्स कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, कई जगहों पर नहीं है, वो हम बनाना चाहते हैं। चूंकि वाटर टेबल कम होने लगा, जो एनवायरमेंटल हैजर्ड हो गया, पानी कम आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है हमें ट्यूबवेल्स की तरफ लोगों को एनकरेज करना होगा और उसके लिए हम सब्सिडाइज्ड स्कीम्स बनाना चाहते हैं। इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सरकार ने इस तरह से मिंगल किए हैं जहां इरिगेशन का स्कीम है, न पीने का पानी साफ किसी को मिलता हो, न इरिगेशन ही कवर करता है। इन सारे स्कीमों को रिविजिट करने की जरूरत है। इतना खूबसूरत अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है नदी नालों का, लेकिन मुझे लगता है दे आर अनकेयर्ड फॉर, उनको ठीक तरीके से वो करने की जरूरत है। स्कूलों और 10+2 और कुछ लेक्चरर्स जहाँ पे अड़ाक हैं, कई सालों से हैं, उसको भी एक रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है। पावर जनरेशन में जो नए विंड पावर, सोलर पावर वगैरह है, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होगा ताकि हम पे उस मामला वो दफा हो जाएगा। उसके साथ साथ दरबारों की प्रैक्टिस जो यहाँ साल से थी, हमारी ख्वाहिश है और उम्मीद है और कोशिश करेंगे अगर हमारी हुकूमत आई तो दरबारों को आज से नौ जिंदा करेंगे। हम समझते हैं लोगों को बहुत तकलीफ है और एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, उससे वो हम फिर से नए से करना चाहते हैं। नंबरदार और चौकीदारों का बहुत बड़ा रोल होता है हर एरिया में, वो बहुत ही मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेरियम होता है मंथली, वो बढ़ाने का हम इरादा रखते हैं। और सिख कम्युनिटी यहाँ पे जो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने का हम इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे खेल के मैदान में बड़ी दिलचस्पी रहते हैं, अगरचे गवर्नमेंट के पास काफ़ी एवेन्यूज़ है, लेकिन ज़मीन स्क्वीज होने के साथ साथ स्टेडियम कम हो रहे हैं। उसके साथ जो बच्चों को रागिब करने की ज़रूरत है ताकि वो ड्रग्स की मैने से भी बाहर आएँ और अपना टैलेंट भी करें। इस डिपार्टमेंट को हम और वाइब्रेंट बना के ग्राउंड तक कनेक्ट कराना चाहते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मैंने पहले ही जिक्र किया है, ये खाली परसेंटेज इनको इलेक्शंस में पंचायत में देने से नहीं है। दे मस्ट गेट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स, दे मस्ट फुली पार्टिसिपेट विद मेन, और उससे इनकी अपनी एम्पावरमेंट हो जाएगी। आंगनवाड़ी सेंटर जो पहले 500-700 पे होता था, हम इरादा रखते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई 300 जहाँ पे ये नफूस हों वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर हम देना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे इंडस्ट्रियल एस्टेट का होना ज़रूरी है। और ट्रेडर्स का वफद हमें मिला था, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं ट्रेडर्स पे, जो अभी हमारे पास डिटेल उसके नहीं है, हम वो रिकंसिडर करेंगे। और एक टूरिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर 5 साल से 2 साल कर दिया गया है। वो बड़ा मुश्किल है और लगता है कि जो ये टूरिस्ट ट्रेड वाले हैं उनको सिर्फ फिर कागजात लेकर ही चलना है, मुझे लगता है वो कारोबार करने तक नहीं पहुंच जाएंगे। एक अलग सी स्कीम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगी, उनको दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम चाहते हैं कि हर घर में एक डिपार्टमेंट का बंदा आए, उनका सर्वे करे,
और उनके नीड्स को ज़रूरियात के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। अगरचे रोड कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी ज़िलों के साथ कई फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। वो हम चाहते हैं कि वो भी टॉप मोस्ट एजेंडा पर हमारे हो जाए और हर ज़िले में स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हो जाए। ड्रग प्रिवेंशन और यूथ का तो मैं पहले ही जिक्र कर रहा हूँ। सबसे एक बड़ी बात यहाँ इस गवर्नेंस रूल में हुई, जो हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, माइनिंग जो होती है, इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाई। ये कौन लोग निकालते हैं इसका भी इल्म नहीं है। इसकी शॉर्टेज भी हो रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। कई एक जगह रोका जा रहा है, कई जगह अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं, जिसके लोग और जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ही मुसीबत में। आर्जी तौर हमने कोशिश की थी इनको सहायता करने की, लेकिन मुझे लगता है हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए। लास्ट ऑफ ऑल है जो हमारा और आपका साझा मसला है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट की नजर करप्शन पर रहती है, उसके अलावा हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़ा करें प्राइवेट सेक्टर से जो अपने अपने इलाकों में लोगों को तकलीफ दिए बगैर इस पे एक आंख खुली रखें, ताकि करप्शन फ्री हमारा एक माहौल बन जाए। हाल अपने टीम के साथ अपने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूं। उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अचानक इलेक्शन हो गया, वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनके अप्रूवल से उनकी मीटिंग के प्रेजाइड करने के बाद ये हमने यहाँ पे बनाया। अब आपका सवाल उससे भी अहम यह है कि लोग भागे जा रहे हैं। पहली बात ये बताऊंगी, हमसे ही नहीं भागे। आपने कल बाकी पार्टियों का भी देखा होगा, हमने नाम लेने की जरूरत नहीं है, और इट इज नॉट ए न्यू फिनोमेना। जब भी इलेक्शन होते हैं 2 लोग मैंडेट के लिए खड़े होते हैं। आज सब लोग बर्दाश्त, एक को मैंडेट मिलता है, दूसरा भाग जाता है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये डेफिनेट मैं आपको बताना चाहता हूँ विद ऑल द स्ट्रेंथ कि कुछ पार्टियां लगी हैं। नेशनल कांग्रेस ने भी कोशिश की, हाँ उन्होंने हमारा सिटिंग MLC वहां था वो उसको उड़ाकर ले गए, जमहूरी निजाम में उसने डिसीजन किया। लेकिन बीजेपी ने तो ज्यादा ही, हालांकि जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर थे बीजेपी ने हटाया। एक मैं बताऊंगा फ्रैंकली, आपको पता नहीं मुझे ये इजाजत कहने की है नहीं है, एक बार डेफिनेटली हमारी पार्टी में एक सोच थी कई लोगों की प्रो बीजेपी रहने की, उनके साथ ये करने की, लेकिन हमने देखा 4 साल से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते, फिर अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिखा, 35 साल थे तो लोग यहाँ पर जख्मी हो गए कि कौन सरकार हमारे मदद में आई। आज जो लोग कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, उनकी वसातत से 370 खत्म होगा। आज लोग जो कहते हैं BDP के बी टीम है, उनको किसी पार्टी ने दावत देकर यहाँ लाया। मैं आज गुजारिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी वोटर्स हैं, मैं कहता हूँ ज़मीर को देखिए, हमें झंझोड़िए, हमें पकड़िए। जहां पे हमारी गलती हो आप हमें झंझोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात जहां पे जो बात 20 बार किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने गलत की हो, क्या हम अभी भी हमें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो वो कहेंगे हम मानेंगे? DDC में कहा 370 वापस आएगा, नहीं आया। फिर कहा कोर्ट से वापस लाएंगे, नहीं आया। तो इसके बाद कोई ऐसी बात बताओ, लोगों से पूछो आप कितना मदद कर सकते हो। एक पार्टी ने कहा हम 100 साल इंतजार करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे पास 100 साल। ये तोड़ मरोड़ के बातें पेश करते, हमने वो नहीं किया आपके साथ। आप हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं। अब जब हम डूबेंगे आप भी उस वक्त डूबेंगे। यहाँ किसी ने आज तक किसी पार्टी ने बचाया नहीं है। 70 साल हुकूमत की है। मुझे फिर आपको ये सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा, जिस वक्त 53 में डिसएम्पावर स्टेट हुई, 370 का दशका क्या उस वक्त नहीं लगा? 370 को उसी वक्त खत्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो खुलेआम आई। 72 साल ये कहे 370 जुल्म है, ज्यादती है। एक हमारा सेक्शन वहां मिल गया, उसमें हम भी कसूरवार हैं, कुछ मिल गया, उड़ा दिया। वापस कैसे आएगा? ये कार्यदारत मामला है, इसके लिए हमें जुट जाना है। लड़ाई के बगैर, डंडे के बगैर। हमें बदकिस्मती ये है, जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, हमें ये कहा जाता है इनको किसी ने पत्थर हाथ में दिया है इनको। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे लेडीज और हमारे नौजवान अगर एम्पावर हो जाएंगे, वो एक बार सोचेंगे हाउ वी विल कम आउट ऑफ दिस मेस, दे विल कम आउट ऑफ दिस मेस। मैं एक बात बताता हूं, हमें आजादी से, 370 से, कश्मीर से सबसे बड़ा जंग, मैं उन लोगों के और एजेंसीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारे यूथ को धकेल दिया है इस जहर में। आज कौन सा घर है जहां लड़की लड़का जहर शराब नहीं पीते, इंजेक्शन नहीं करते हैं? मैं कितना भी मिनिस्टर बनाऊं, लेकिन अपने घर में करूंगा क्या जब मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मारने आएगा? ये डिसएम्पावरमेंट हमारी है। अब कागजों की बातें होती है, हमारी भी मजबूरियां होती हैं, जबान ज्यादा खोल नहीं सकते हैं। हम एक बात करते हैं 40 बार हम पे उंगलियां उठती है।
99 में जब बीजेपी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ये एल.के. आडवाणी की जमात है। हमने एक पता नहीं सही किया गलत किया, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। कल मैं पीडीपी के एक लीडर की बात सुन रहा था पहलगाम में कोई डिमोलिशन को लेकर, उन्होंने कहा हम एलजी से मिलेंगे। जब हम कहते हैं तो एलजी से मिलेंगे, वो कोई हिंदुस्तान है। कल हुकूमत यहाँ बनेगी, हमारी बनेगी या किसी और की बनेगी, तो वहां तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा, तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हम ओपन है इस बात के लिए। हाँ, लेकिन हम बैगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, लेकिन गोली लेकर भी नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ऊपर हमारा एक निजाम है अल्लाह का, हम उम्मीद करेंगे कामयाबी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दिल में सिंसियरिटी हो। अगर हम शॉर्टकट करेंगे कि इस वक्त हम वोट लेंगे, कल को नजर नहीं आएंगे, वो भी ऐसे नहीं। हमारे साथ इतिहाद, हमारे अब लाइक माइंडेड पार्टी कोई रही नहीं। हम इनको दुश्मन दिख रहे हैं। हमने कहा था आपसे सवाल पूछूंगा, हमने कहा था आप आइए, ये चीफ मिनिस्टर के पावर जो कम हुए बातचीत करेंगे। मुझे बताइए मेरी पार्टी को इससे क्या फायदा मिलता? आते कहते कि आप पीछे रहो, मुंतज़िर साहब आप पीछे रहिए, आप टेंटेड है, लेकिन मशवरा ये है आप क्या करेंगे? कोई आगे नहीं आया। जिन पार्टी ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा। मुझे बताइए पीएचडी में जो लोग आए, क्या पीएचडी उन्होंने कश्मीर की पार्टीज को नहीं तोड़ा? क्या 1984 में, आप सब यंगस्टर्स होंगे लेकिन पढ़ा होगा आपने, 1984 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने यहाँ गिरा दिया? वो आज क्या पीएचडी बनाएंगे? वो आज क्या दोस्ती करेंगे? ये इनके घर के झगड़े होते हैं। एक दिन झगड़ा होता है, कहते हैं हम अलग अलग हो गए, आज कहते हैं हमने इत्तेहाद किया, हम रिश्तेदार सारे जमा हो गए। प्लीज मैं आपकी वसातत से वोटर्स को कहता हूँ, खबरदार रहिए। आप अपनी मर्जी से ले जाए, भले ही गलत हो वोट की कीमत ये नहीं है कि 500 रुपए वोट की कीमत हो, चावल वोट की कीमत ये है कि आगे 30 साल के लिए आप देखिए, आप अगले 30 साल के लिए क्या ऐसी हुकूमत दे सकते हैं जिसका रिडर्सल आप कर सकते हैं। अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने बहुत पहल की थी। अगर ये हमें यहाँ खड़ा कर दे दे कोर्ट में और यहाँ स्टेज पर कोई हमारा मुखालिफ लीडर बैठता, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो उसकी वो क़यादत करते थे। तारिक आमी साहब का हमें मैसेज आया था शायद, वो हमें कहते भैया आपने तो हमें ये भेजा, लेकिन हमें आप पे शक है। हम अपने शकूक अपनी जबान से दूर करते लोगों के सामने और एक माहौल बनता। लेकिन इन पार्टीज को यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में बहुत मजा है कि वोटर हमारा सीधे साधे लोग हैं, उसमें थोड़ी सी। मैं आपसे सवाल ही करना चाहता हूँ। अक्सर जो आपके पार्टी के सुप्रीमो थे वो अक्सर कहते थे जो कश्मीर में सियासतदान है हर कोई दिल्ली के साथ ताल्लुक रखता है, फर्क यह है कि वो दिन में, वो रात को जाते हैं, मैं दिन में जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इल्हाक आपका बीजेपी के साथ था, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द कर्टन्स या ऑन द कर्टन्स था, क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन जब रिसेंटली हुए वो सारा आपको बैकफायर कर रहा है? मैं वजाहत से आपका जवाब दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल्ली गए, दिन दहाड़े फोटोज हमने डाले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, और कुछ किस वक्त मिले जब यहाँ पे सारा बंद था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने वहाँ डिमांड रखी कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए ताकि ये बातचीत कर पाए। डेमोग्राफी हमने ये कहा कि कश्मीर के लोगों को खदशा है कि आपने 370 उड़ाकर हमें जेलों में रखकर यहाँ डेमोग्राफी खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए वहां से क्लियरिफिकेशन आ गई, लेकिन हमने ये छुपाया नहीं। उसके बाद मुझे आप बताइए, जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, वहाँ पीडीपी भी थी, वहाँ तारिक आमी साहब भी थे, वहाँ सजाद लोन साहब भी थे, वहाँ हम भी थे, तो ये हमारे ऊपर ही क्यों शुमाई हुई? दूसरा पार्ट आपके सवाल का जो था, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की नजरों में हमारे मुखालिफ कामयाब हो गए ये कहने में कि हम बी टीम में। मैं मानता हूं सबसे बड़ी वजह यही थी, इसलिए मैंने आज एबेंडेंटली क्लियर किया, ना हम बीजेपी के पार्ट थे, ना हम बीजेपी के पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज और आपकी सेंटिमेंट्स आगे पहुंचाने का, जितना लोग हमें मौका देंगे। सर, राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं? और दूसरा सवाल, आपने 370 को लेकर बात की, आपने कहा कि जितनी पोलिटिकल पार्टी थे, यानी कि पार्टी पोलिटिकल पार्टी थे, वो लोगों से झूठे वादे करें, लेकिन आज आपने भी एक प्रॉमिस लोगों से किया कि फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू। क्या आपको लगता है फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू? सर, आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो स्टेटमेंट? आई विल टेल यू, पहली बात यह है, राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, ना हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को, उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वो टेक ए डिसीजन ऑन दैट सब्जेक्ट, क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं।
यहाँ पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो वहां पर गया और वहां पर रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए, और